Hello dear friends, how are you all? Hope you all are doing well. So today I am going to continue the class 10th history chapter, that is nationalism in India. लास्ट वीडियोस में हमने फर्स्ट वीडियो में हमने जलियांवाला बाग मैसेकर और रॉलेट एक्ट और सत्याग्रह मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था. देन सेकंड पार्ट में हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को डिस्कस किया और आज इस लेक्चर का थर्ड पार्ट है जिसमें हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और उसके पहले की कुछ ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो हम पहले 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है हमारा स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन और सॉल्ट मार्च. ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है बिफोर डिस्कसिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेड करने के मेन रीजंस यही 3 चीजें थी. आइए देख लेते हैं क्या है. सबसे पहले स्वराज पार्टी. स्वराज पार्टी 1928 में फॉर्म हुई थी. कब? 1928 में. किसने फॉर्म की? मोतीलाल नेहरू. मोतीलाल नेहरू. और मोतीलाल नेहरू को आप सभी लोग जानते होंगे. जवाहरलाल नेहरू के फादर का नाम था मोतीलाल नेहरू और इनके साथ जो लीडर थे इस पार्टी के वो थे सीआर दास. सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के 1928 में एक पार्टी फॉर्म की जिसका नाम था स्वराज पार्टी. इस पार्टी का एम क्या था? जो काउंसिल इलेक्शन होते थे. कौन से इलेक्शन? काउंसिल इलेक्शंस. काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट में कुछ पोजीशन लेने के लिए ये पार्टी बनाई गई थी 1928 में. कांग्रेस के ही कुछ लीडर्स ने मिलकर के ये पार्टी बनाई. आप देख रहे हैं मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ये दोनों ही काफी पॉपुलर लीडर्स थे कांग्रेस के. तो कांग्रेस के ही कुछ लीडर्स ने मिलकर के, देखा जाए तो जो एजेड ग्रुप था कांग्रेस का, उन्होंने ये पार्टी फॉर्म की थी स्वराज पार्टी 1928 में. ठीक है. लेकिन और इस पार्टी का मेन एम क्या था? काउंसिल इलेक्शन में कुछ पोजीशन हासिल करना, काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना और उसके बाद गवर्नमेंट में कोई पोजीशन लेना. लेकिन कुछ लोग कांग्रेस के जो थे वो इस पार्टी के अगेंस्ट में थे. क्यों अगेंस्ट में थे? उनका मानना था कि काउंसिल इलेक्शन में जा करके स्वराज हासिल करना ये कोई बड़ी बात नहीं है. हमें अगर स्वराज चाहिए तो हमें उसके लिए फाइट करना होगा, हमें फ्रीडम के लिए फाइटिंग करनी. तो पहला पॉइंट जो हमारा था वो था स्वराज पार्टी के बारे में. स्वराज पार्टी कब बनी? 1928 में बनी. किसने बनाई? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने. ठीक है. अब आते हैं साइमन कमीशन में. साइमन कमीशन 1928 में कहाँ आई? इंडिया में आई. ये साइमन कमीशन किसने बनाई थी? सर जॉन साइमन इसके हेड थे. सर जॉन साइमन. सर जॉन साइमन के अंडर में एक 7 मेंबर्स की कमीशन इंडिया भेजी गई थी. कहां से? ब्रिटेन से इंडिया एक 7 मेंबर्स की कमीशन भेजी गई थी 1928 में, जिसके लीडर थे सर जॉन साइमन. अब ये जो कमीशन थी इसका एम क्या था? क्या ये कमीशन बताने आई थी? देखिए, तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटेन के अकॉर्डिंग डिजाइन हो. ठीक है. जो ब्रिटेन के नक्शे कदम पर चलने वाला कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनाया जाए. तो ये जो 7 मेंबर्स की टीम साइमन कमीशन के नाम से भेजी गई थी, ये टीम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इंडिया जाए, इंडिया में जाकर के वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को चेकआउट करे और उसमें जो भी रिफॉर्म्स पॉसिबल हैं, जो भी सुधार उसमें किए जा सकते हैं, वो सारे सुधार उस कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाए. ठीक है. तो साइमन कमीशन क्या था? 1928 में एक कमीशन बनाई गई थी. सर जॉन साइमन जिसके हेड थे. कितने लोगों की कमीशन थी? 7 मेंबर्स की. और एक बहुत ही खास बात, ये 7 के 7 मेंबर्स क्या थे? ब्रिटिशर्स थे. ब्रिटेन के थे, ये ब्रिटिशर्स थे. अब ये जो कमीशन थी इसका क्यों इतना जिक्र आता है? देखिए, जब ये कमीशन 1928 में इंडिया अराइव हुई, 1928 में इंडिया में मुंबई में अराइव हुई थी, आते ही इस कमीशन को एक बहुत ही अच्छी ग्रीटिंग से इसका वेलकम किया गया और वो ग्रीटिंग थी गो बैक साइमन. ठीक है. गो बैक साइमन. और पूरी तरीके से साइमन कमीशन का बॉयकॉट पूरी इंडिया में चल रहा था. मतलब कि देखा जाए तो कोई भी पर्सन इंडिया में इस साइमन कमीशन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था. क्यों नहीं तैयार था एक्सेप्ट करने का? इसके भी कुछ रीजंस है. पहला रीजन आता है इसमें नो इंडियन मेंबर्स. देखिए, जैसा कि ये कमीशन जो थी ये इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी. तो जब किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है
तो उस कंट्री के मेंबर्स का होना ज्यादा जरूरी है या बाहरी लोगों का? ऑफ कोर्स उस कंट्री के मेंबर्स का होना जरूरी है, लेकिन उस कमीशन में इंडिया का कोई भी मेंबर नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सभी ब्रिटिशर्स को भेजा गया था। पहला रीजन ये था। और दूसरा रीजन ये था, उस टाइम में बात कब की हो रही है? 1928 की, इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। उससे पहले सभी की जो मेन डिमांड थी, ये रिवॉल्यूशन का टाइम था, इंडियन रिवॉल्यूशन का टाइम था, जब सभी की बस एक डिमांड थी, वो थी स्वराज, फ्रीडम, फुल इंडिपेंडेंस सबको चाहिए थी। और ये जो कमीशन थी उस टाइम में कोई भी साइन स्वराज का नहीं दे रही थी। ये किसी नए ट्रैक पर लोगों को लेके जा रही थी जिसका कोई मीनिंग नहीं था। इस वजह से इस कमीशन के आते ही इसको काफी ज्यादा बॉयकॉट फेस करना पड़ा। सभी लोग इसको गो बैक साइमन के सिंबल से डिनोट करने लगे। और ये साइमन नाम क्यों रखा गया? क्यों साइमन कमीशन? मैंने आपको बताया इस कमीशन के हेड थे सर जॉन साइमन, तो उन्हीं के नेम पर इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया था। तो ये था हमारे दो टॉपिक्स, इसके कंप्लीट हो गए, पहला स्वराज पार्टी और दूसरा साइमन कमीशन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्ट मार्च के बारे में। सॉल्ट मार्च क्या था, इसको बताने से पहले मैं आपको एक प्रीवियस इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। देखिए 1930 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश कमीशन को एक लेटर लिखा था। ठीक है, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश कमीशन को एक लेटर लिखा था। और उस टाइम ब्रिटिश कमीशन के हेड, मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स का कोई एक मेंबर या फिर हम कहें तो कॉलोनियल रूल का कोई एक मेंबर होता था जो कि हेड बनकर इंडिया पे रूल करता था। तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने उस समय कमांड ली हुई थी, वो इस यहाँ के जनरल थे। ठीक है, लॉर्ड इरविन को महात्मा गांधी ने 1930 में एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स बताई। क्या बताई? 11 डिमांड्स। और उस लेटर की एक्चुअली मीनिंग क्या थी? महात्मा गांधी ने एक लेटर लिखा था, किसे? लॉर्ड इरविन को। उस लॉर्ड इरविन को के लिए लिखे हुए लेटर्स में उन्होंने 11 डिमांड्स अपनी बताई थी, 11 मांगे लिखी थी। और ये जो 11 डिमांड्स थी ये कॉमन इश्यूज पे बेस्ड थी। और ये कॉमन इश्यूज पूरे ना होने पर एक लाइन लिखी हुई थी लेटर में कि अगर ये 11 डिमांड्स जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो महात्मा गांधी एक फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च करेंगे इंडिया में। क्या लिखा गया था कि अगर ये 11 डिमांड्स नहीं पूरी की गई तो सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर दी जाएगी। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसी 11 डिमांड्स के अंदर एक बहुत ही मेन डिमांड जो थी वो थी सॉल्ट लॉ के ऊपर। सॉल्ट लॉ के ऊपर थी। सॉल्ट लॉ क्या था? सॉल्ट लॉ एक ऐसा लॉ था जिसके अकॉर्डिंग सॉल्ट लॉ ये बताता था कि इंडिया में केवल सॉल्ट के मैन्युफैक्चरिंग पे मोनोपोली किसकी है? एकाधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। सॉल्ट के मैन्युफैक्चर पर पूरे भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का एकाधिकार है। उसके अलावा कोई भी सॉल्ट का मैन्युफैक्चर, सॉल्ट की सेलिंग या सॉल्ट का व्यापार नहीं कर सकता है। ठीक है, और सॉल्ट लॉ के अंदर सॉल्ट जो कि इतनी कॉमन थिंग है सबके यूज की, उसके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाए गए थे। क्या किया गया था? सॉल्ट के ऊपर हैवी टैक्सेस लगाए गए थे। हैवी टैक्सेस लगाने का मतलब क्या था? देखिए सॉल्ट कॉमन यूज की चीज है, रिच हो पुअर हो सबको सॉल्ट की बहुत जरूरत होती है। लेकिन जब सॉल्ट जैसी कॉमन थिंग पर ही इतने हैवी टैक्सेस लगा दिए जाएंगे तो कॉमन पीपल्स का रहना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसी सारी डिमांड्स को लेकर के महात्मा गांधी ने एक लेटर 1930 में लॉर्ड इरविन को लिखा। जब ये लेटर का कोई रिस्पांस नहीं आया, लॉर्ड इरविन ने मना कर दिया इस लेटर को एक्सेप्ट करने से, तो उसके बाद से महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च को स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया। अब ये सॉल्ट मार्च क्या था इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए सॉल्ट मार्च मार्च के टाइम में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। सॉल्ट मार्च एक्चुअली उन्होंने अपने साबरमती आश्रम से लेकर के, कहां से? गुजरात में ही हुआ था ये। ठीक है, गुजरात में अपने साबरमती आश्रम जहां वो रहते थे, साबरमती आश्रम से ये मार्च कहां तक गया था? डांडी कोस्ट तक।
दांडी कोस्ट तक। दांडी कोस्ट क्या था? गुजरात का एक कोस्टल एरिया है दांडी जिसका नाम है, ठीक है। साबरमती आश्रम से लेकर के ये सॉल्ट मार्च कहां तक गया था? दांडी तक गया था। गांधी जी प्लस उनके साथ 78 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स उनके थे। गांधी जी और उनके साथ उनके 78 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स इस सॉल्ट मार्च में पार्टिसिपेट किए थे। ये लोग टोटल 240 माइल्स चले थे। कितने? 240 माइल्स ये लोग चले थे और 240 माइल्स की दूरी इन्होंने 24 दिनों में तय की थी। कितने दिनों में? 24 डेज में। पर डे ये लोग 10 माइल्स चलते थे। उसके बाद जब थक जाते थे तो कहीं पर रुक जाते थे। वहां जहां पर भी ये रुकते थे एक चीज नोटिस करने को मिली कि जिस जगह पर भी गांधी जी और उनकी टीम रुकती थी वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते थे और गांधी जी की जो भी ओपिनियंस थे, उनके थॉट्स थे फ्रीडम के बारे में, उसको सुनने के लिए लोग वहां पर इकट्ठा हो जाया करते थे। तो ये सॉल्ट मार्च कितने दिन चला? 24 दिनों तक चला था। पैदल लोग 78 लोग प्लस गांधी जी 240 माइल्स इन्होंने 24 दिन में पैदल चलकर पूरा किया। कहां से कहां तक गए थे? गुजरात के साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी कोस्ट तक, ठीक है। दांडी कोस्ट मैंने आपको बताया कोस्टल एरिया था, समुद्र के किनारे का किनारा था। तो जब 6 अप्रैल को फाइनली 6 अप्रैल को जब गांधी जी दांडी कोस्ट पर पहुंचे तो वहां पर जाकर उन्होंने खुद अपने हाथ से समुद्र से पानी निकाला, उसे बॉयल किया और वहां पर सॉल्ट का मैन्युफैक्चर किया था। क्या किया था? सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया था। सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने का मतलब क्या था? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि उस टाइम में सॉल्ट लॉ प्रिवेल्ड था। सॉल्ट लॉ क्यों प्रिवेल्ड था? सॉल्ट लॉ का मतलब ही यही था कि केवल गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो सॉल्ट का प्रोडक्शन कर सकती है। गवर्नमेंट में उस टाइम गांधी जी नहीं आया करते थे। गवर्नमेंट उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और जब गांधी जी ने सॉल्ट का मैन्युफैक्चर किया, यानी कि उन्होंने सॉल्ट लॉ को वायलेट किया, तो सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए, वायलेट करने के लिए ही गांधी जी ने दांडी कोस्ट पहुंचकर खुद अपने हाथ से सॉल्ट का मैन्युफैक्चर किया था। इसके थ्रू उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पहला स्टेप लॉन्च किया, जो कि था लॉ का वायलेंस। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो सिविल डिसोबीडियंस का मतलब ही यही है। सिविल का मतलब होता है लॉज और डिसोबीडियंस का मतलब होता है लॉज को ना मानना। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पहला स्टेप क्या माना जाता है? सॉल्ट मार्च माना जाता है। अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये सॉल्ट मार्च को डिफाइन करने को कहेगा और साथ में ये पूछेगा कि आखिर क्यों सॉल्ट को ही एज अ वेपन यूज किया गया। कोई और भी बहुत सारे 11 डिमांड्स थी, किसी भी डिमांड को लेकर के मार्च किया जा सकता था, आखिर सॉल्ट को ही क्यों चुना गया? देखिए, सॉल्ट को चुनने का मेन रीजन ये था कि सॉल्ट जो है वो रिच हो, पुअर हो, कोई भी क्लास ऑफ सोसाइटी का, सब उसे कंज्यूम करते हैं। तो सॉल्ट एक तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सबके फूड का, और अगर वो मिसिंग हो जाएगा सबके फूड से तो ये एक बड़ा इशू हो जाएगा। इसीलिए गांधी जी ने सॉल्ट को यूज किया अपने स्ट्रगल में, और सॉल्ट को यूज करके उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पहला स्टेप लॉन्च किया। देखिए, अब हम मेनली डिस्कस करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था क्या, इसको पहले हम इस वर्ड मीनिंग से समझते हैं। सिविल का मतलब होता है लॉज, ठीक है, लॉज, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए लॉज, और डिसोबीडियंस का मतलब होता है उसे ना मानना या उसका बॉयकॉट करना, ठीक है। तो लॉज का जब बॉयकॉट करने वाला जो मूवमेंट चलाया गया वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अभी मैंने आपको सॉल्ट लॉ के बारे में बताया, सॉल्ट मार्च के बारे में बताया, तो सॉल्ट मार्च एक तरह से फर्स्ट स्टेप माना जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के स्टार्ट के लिए, क्योंकि सॉल्ट मार्च किसके लिए? सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट में चलाया गया था। किसके अगेंस्ट में? सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट में। सॉल्ट लॉ का वायलेशन हुआ था, ठीक है। सॉल्ट लॉ को वायलेशन करके सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट महात्मा गांधी ने की थी, और इसी के बाद धीरे धीरे इंडिया के कई पार्ट्स में इस तरीके से सॉल्ट लॉ का वायलेशन हुआ। बहुत जगह पर तरह तरह के लॉज गवर्नमेंट के बनाए हुए वायलेट करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। देखा जाए तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट 1930 बताया जाता है। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ और पहला स्टेप इसके स्टार्ट का था सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च के बाद से ही
जब गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया, उसी के बाद से धीरे धीरे पूरे इंडिया में सॉल्ट लॉ को वायलेट किया गया। लोगों ने खुद अपने हाथों से सॉल्ट बनाकर सॉल्ट लॉ को वायलेट किया। तो ये हमारा पहला स्टेप था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। इसके बाद से धीरे धीरे लोगों ने जगह जगह पर ये मूवमेंट वायलेशन की तरफ टर्न करने लगा। वायलेशन की तरफ कैसे टर्न करने लगा? लोग लॉज तो वायलेट करते थे, साथ ही गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करना और जगह जगह पर पुलिस के साथ हाथापाई होना, इस तरीके से हड़ताल करना, बहुत तरह के वायलेंट मूवमेंट्स दिखाई देने लगे थे। और जब वायलेशन स्टार्ट हुआ कंट्री में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रूटल रिप्रेशन के साथ सामने आई और उसने कांग्रेस के मेन लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे 100 ऑफ लीडर्स कांग्रेस के अरेस्ट हो चुके थे। और जब इतने लोग अरेस्ट हो गए तो फिर अब इन लोगों को छुड़ाना, पहले मेन काम ये हो गया था कि जब कांग्रेस के मैक्सिमम ऑफ लीडर्स अरेस्ट हो गए हैं तो पहले इनको छुड़ाना ज्यादा जरूरी है। तो लॉर्ड इरविन ने, किसने? लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर इनवाइट किया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर बुला करके उसका ये कहना था, कहां बुलाया उसने? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ होती थी? लंदन में होती थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसी भी मतलब कोई समझौता किया जाता था, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट वहां पर साइन हुआ। क्या साइन हुआ? गांधी इरविन पैक्ट नाम का एक समझौता, यहाँ वहां पर एक ट्रीटी साइन हुई। गांधी इरविन पैक्ट क्या था? जब कांग्रेस के लीडर्स अरेस्ट हो गए थे तो गांधी जी का ये प्रपोजल था कि आप उन मतलब जो भी लीडर्स अरेस्ट हुए हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो इरविन ने एक सजेशन सामने रखा। उसने कहा कि हम लोग कांग्रेस के सभी लीडर्स को छोड़ देंगे, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है कि आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहीं के यहीं विड्रॉ करना होगा, खत्म करना होगा। यही पैक्ट था कि गांधी जी की डिमांड क्या थी? लीडर्स को छोड़ दिया जाए और इरविन की डिमांड थी कि मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया जाए। इसी को लेकर के गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, जिसके बाद से महात्मा गांधी ने 1930 में ये मूवमेंट विड्रॉ कर दिया। लेकिन देखने को क्या मिला? गांधी जी ने तो अपने पैक्ट का जो भी उन्होंने साइन किया था उसे कंप्लीट किया, बट इरविन अपने मतलब जो भी सौदा इरविन ने किया था उस पर वो नहीं खड़े उतरे। लॉर्ड इरविन ने सभी कांग्रेस लीडर्स को नहीं छोड़ा, केवल 1 या 2 लीडर्स को छोड़ करके वो फिर से आगे बढ़ गया, क्योंकि मूवमेंट उसका ऑलरेडी विड्रॉ हो चुका था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी ने खत्म कर दिया था। लेकिन यहाँ पर इरविन ने गलत काम किया, उसने सभी कांग्रेस लीडर्स को नहीं छोड़ा। तो एक बार फिर से 1931 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च कर दिया। क्या किया? रीलॉन्च कर दिया। अब देखिए, ये इतनी कहानी समझ में आई कि किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ, क्या चीजें आई, क्यों विड्रॉ कर दिया गया और फिर से क्यों रीलॉन्च कर दिया गया। ये सारी चीजें थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। अब हम पार्टिसिपेशन देख लेते हैं कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। डिसोबीडियंस मूवमेंट के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि किन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किसका पार्टिसिपेशन रहा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिच सेक्शन से स्टार्ट करें तो बिजनेस क्लास जो था सोसाइटी का, उसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन किया। कई तरह की नई नई पार्टीज भी बिजनेस क्लास ने मिलकर के फॉर्म की और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन किया। क्यों किया? क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके से लॉज बना रखे थे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बहुत सारे बैन लगे हुए थे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। तो ये सारे गवर्नमेंट के लॉज के अंडर में आते हैं। इन लॉज को ब्रेक करने के लिए, खत्म करने के लिए ही बिजनेस क्लास का ज्यादा पार्टिसिपेशन, ज्यादा सपोर्ट रहा इसमें, ठीक है। लेकिन इस बिजनेस क्लास का भी सपोर्ट कब तक रहा? 1930 तक रहा। 1930 के बाद जब 1931 में फिर से स्टार्ट हुआ मूवमेंट, तो इस बिजनेस क्लास का सपोर्ट काफी कम देखने को मिला था, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग फर्स्ट फेलियर पे कि मूवमेंट क्यों विड्रॉ कर दिया गया, इसको लेकर के बहुत सारे लोग वरीड थे और उन्होंने फिर से मूवमेंट को ज्वाइन करने से मना कर दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा पीजेंट्स यानी कि फार्मर्स ने क्या ज्वाइन किया?
तो पीजेंट्स हमेशा से साथ रहे थे, उन्होंने इस बार भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी काफी पार्टिसिपेशन किया। एज ऑलवेज इनकी डिमांड किसके अगेंस्ट थी? लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट थी। किसके अगेंस्ट? लैंडलॉर्ड्स और जमींदार्स के अगेंस्ट थी। ठीक है, जमींदार्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट थी, लैंड के रिवेन्यू को लेकर के और टैक्सेस को लेकर के उनको कम करने के लिए ही इनकी डिमांड थी। फिर लेकिन बहुत लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिला। फिर हमारा आता है मुस्लिम्स। क्या मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेशन किया? मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन बहुत लेस था। लेस पार्टिसिपेशन क्यों था? एज कंपैरिजन टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन कम था। क्यों कम था? क्योंकि पहला रीजन इसका ये था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम्स को एक बहुत बड़ा रीजन मिला हुआ था खिलाफत मूवमेंट का। तो खिलाफत इशू को लेकर के लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन था मुस्लिम्स का। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो लोग काफी निराश थे। क्यों निराश थे? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कोई बहुत अच्छा रिजल्ट उन्हें देखने को नहीं मिला था, जिसको लेकर के वरिड होकर के उन्होंने बहुत लेस स्केल पर, बहुत कम लोगों ने ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन दिया अपना। फिर वुमेन्स पे आते हैं। वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया या नहीं? तो वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कुछ कम था। ज्यादा था लेकिन कुछ कम था। क्यों कम था एज कंपैरिजन टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि वुमेन्स जो हैं वो घर के कामों के लिए बनी हैं, उनका बाहर आकर के मूवमेंट में पार्टिसिपेशन करना बहुत अच्छी बात नहीं है। वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें लेकिन अपने घरों में रह करके अपने फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करके पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो इस वजह से वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कुछ कम रहा था। ये तो बात हो गई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की और उसमें पार्टिसिपेशन की। अब अभी तक हमने यहाँ पर किसी भी लोअर क्लास की बात नहीं की। लोअर क्लास का जो भी टॉपिक है वो आपके बुक में लास्ट में आता है। लास्ट का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लास्ट के कुछ टॉपिक्स में आता है। क्यों आता है लास्ट में? देखिए, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, लोअर क्लास ने बहुत ही कम पार्टिसिपेशन किया। किसने? लोअर क्लास की। अब हम बात कर रहे हैं सोसाइटी के लोअर क्लास की या फिर शेड्यूल्ड कास्ट की। ठीक है, लोअर कास्ट जिसे हम लोग हरिजन के नाम से जानते हैं। हरिजन किसका दिया हुआ नेम है? महात्मा गांधी का दिया हुआ नेम है। महात्मा गांधी ने ये नेम किसको दिया था? शेड्यूल कास्ट के लोगों को दिया था। और उनका कहना था हरिजन का मतलब होता है डिवोटी ऑफ गॉड, यानी कि गॉड के सन ऑफ गॉड या डिवोटी ऑफ गॉड। इस तरह की मीनिंग इस हरिजन की होती है। इसका मीनिंग क्या था? महात्मा गांधी का ये कहना था कि किसी की कास्ट अपर या लोअर होने से उसकी स्टेटस नहीं बदल जाता है उसका सोसाइटी में। सबको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, सबको इक्वालिटी से रहना चाहिए। कई जगह पर महात्मा गांधी ने लोअर कास्ट के लोगों का सपोर्ट भी किया। उन्होंने टॉयलेट्स क्लीन किए और बहुत तरह से, मतलब एक हरिजन की जो भी उस टाइम में सोसाइटी में प्रिवेल्ड वर्क था, उनको लेकर के जो भी लोगों की मेंटालिटी थी उसको खत्म करने की कोशिश महात्मा गांधी ने की थी। लेकिन उसके बाद भी जो शेड्यूल कास्ट के लीडर्स थे उन लोगों को जगह जगह पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। उन लोगों को टेम्पल्स में जाने से मनाही थी और पब्लिक प्लेसेस को पे जाने से मनाही थी। तो ये सारी चीजों को ब्रेक करने के लिए बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के लीडर्स सामने आए थे, जिसमें मेन नाम आता है BR अम्बेडकर का। BR अम्बेडकर, जिन्हें आप कॉमनली बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, BR अम्बेडकर जो थे ये उस टाइम के पॉपुलर शेड्यूल कास्ट रूलर थे, लीडर थे, सॉरी, पॉपुलर शेड्यूल कास्ट के लीडर थे, जिन्होंने क्या कहा, उनकी डिमांड क्या थी? गांधी जी से उन्होंने ये डिमांड की कि इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाई जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है कि कुछ सीटें इनके लिए, जब भी इलेक्शन हो तो कुछ सीटें इनके लिए रिजर्व कर दी जाएं और कुछ सीटों पर केवल इन्हीं के मेंबर्स वोट करके इनके मेंबर को जिताया जाए। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड BR अम्बेडकर ने की थी, जिसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी इस सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानना था उनका कहना ये था कि अभी फिलहाल जो मेन इशू है वो स्वराज का इशू है।
तो स्वराज की इशू को सबको साथ मिलकर निभाना चाहिए, ना कि सेपरेशन के साथ निभाना चाहिए। तो गांधी जी इसके बिल्कुल फेवर में नहीं थे कि शेड्यूल कास्ट को कोई, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट दी जाए। तो इसको लेकर के गांधी जी ने क्या प्रपोजल रखा कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट मानेगी तो वो हंगर स्ट्राइक पर चले जाएंगे। हंगर स्ट्राइक कब तक चलेगी? अंटिल डेथ, जब तक वो उनकी डेथ ना हो जाए तब तक उनकी हंगर स्ट्राइक चलेगी। तो इसी को लेकर के, इसी इशू को लेकर के, सेपरेट इलेक्टोरेट के इशू को लेकर के पूना में एक पैक्ट साइन हुआ, पूना पैक्ट के नाम से। पूना पैक्ट के नाम से कौन कौन इसके पार्टिसिपेटर्स थे? B.R. अम्बेडकर, और दूसरा कौन था? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ पूना पैक्ट के नाम से। इस पूना पैक्ट का क्या मीनिंग था? ये जो प्रपोजल था, या देखा जाए तो जो ट्रीटी थी वो पूना में साइन हुई थी, इसलिए इसका नाम पूना पैक्ट रख दिया गया। लेकिन इसका जो मेन मीनिंग था वो ये था कि बीच का रास्ता निकाला गया। ना तो कम्प्लीटली B.R. अम्बेडकर की बात मानी गई, ना ही महात्मा गांधी की बात मानी गई। बीच का रास्ता क्या निकाला गया कि केवल सीट्स का रिजर्वेशन होगा। ठीक है, केवल सीट्स का रिजर्वेशन होगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। कंप्लीटली सेपरेट इलेक्टोरेट उन्हें नहीं दी जाएगी। तो ना तो कंप्लीटली B.R. अम्बेडकर की बात मानी गई, ना महात्मा गांधी की बात मानी गई। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट शेड्यूल कास्ट का हुआ, क्योंकि उन्हें रिजर्व्ड सीट्स मिल गई। वो कुछ ऐसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे सीट रिजर्व कर दी गई थी जहां केवल शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के ही पीपल्स वहां पर एज ए कैंडिडेट नॉमिनेट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी लोअर कास्ट के बारे में कि क्या लोअर कास्ट का पार्टिसिपेशन रहा। लेकिन बाद में एक नया इशू क्रिएट हो गया। जब शेड्यूल कास्ट को ये रिजर्वेशन मिल गया तो बाद में एक नया इशू क्रिएट कर दिया मुस्लिम्स ने। उनका कहना था कि अगर शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी में है तो मुस्लिम क्लास भी माइनॉरिटी में है। जैसे शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिला वैसे ही रिजर्वेशन हमें मुस्लिम्स को भी मिलना चाहिए। वैसे ही सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड सेम मुस्लिम्स ने भी स्टार्ट कर दी कि हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो देखा जाए तो एक तरीके से पाकिस्तान के डिवीजन का, पाकिस्तान के पार्टीशन का एक मेन इशू ये भी रहा कि मुस्लिम्स की डिमांड क्या थी? सेपरेट इलेक्टोरेट की थी। और भी काफी सारे इश्यूज थे पार्टिसिपेशन के, लेकिन एक इशू ये भी आता है उसमें कि मुस्लिम्स की डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट की थी। उस टाइम के मुस्लिम के मेन लीडर मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना की ये मेन डिमांड यही थी कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दी जाए जिस तरीके से शेड्यूल कास्ट को दी गई है, क्योंकि अगर शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी में है तो मुस्लिम्स भी माइनॉरिटी में प्रेजेंट है। तो ये इशू रहा जो कि मुस्लिम्स का माना नहीं गया, और धीरे धीरे करके काफी सारे ऐसे इश्यूज क्रिएट होते गए जिसके बाद एट लास्ट डिवीजन तक की नौबत आ गई थी जब इंडिपेंडेंस मिली। तो ये टोटल आपका टॉपिक जो था वो नेशनलिज्म इन इंडिया के मेन टॉपिक्स के अंदर आता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का क्या मतलब था? देखिए, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब है कि क्या वो चीजें थी जिसके प्रति लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को वन माना। क्या नेशनलिज्म की फीलिंग पैदा करने के लिए कौन सी चीजें थी जो लोगों को एकता दिखाती थी? तो कुछ चीजें थी जैसे भारत माता की इमेज। भारत माता की पहली इमेज अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, जिसको उन्होंने अपनी आनंद मठ नाम की बुक में भी एक जगह दी थी। फिर उसके बाद बहुत सारे नेशनल सॉन्ग्स आए हमारे, जैसे वंदे मातरम रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, और फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जनगण मन नेशनल सॉन्ग लिखा। हाँ, इस तरीके से मतलब बहुत सारे जो नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम्स का कंपोजिशन हुआ, जिसके बाद से धीरे धीरे जो है लोगों के अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग की ये फीलिंग आने लगी। वंदे मातरम वाला जो सॉन्ग था ये काफी पॉपुलर हुआ था नेशनल मूवमेंट्स के टाइम पे। लोग मूवमेंट के दौरान इस सॉन्ग को गाते थे, इसको रिप्रेजेंट करते थे। तो ये सारी चीजें जो थी वो लोगों को एक बताती थी। भारत माता की पूजा करना, पूरे देश में भारत माता की पूजा होती थी, सब लोग उनको एज अ गॉड मानते थे, अपनी कंट्री का गॉड मानते थे।
तो सबकी फीलिंग यहाँ पर एक दिखाई दे रही है। किसी ने सेपरेट कोई गॉड नहीं बनाया अपने लिए, सब लोग एक गॉड की पूजा कर रहे हैं, भारत माता की पूजा कर रहे हैं, अपनी कंट्री की आइडेंटिटी उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं कि सब लोग अपनी फीलिंग, अपनी आइडेंटिटी वन मान रहे हैं, नेशनलिज्म की फीलिंग सबके अंदर आ रही है। ठीक उसी तरीके से फ्लैग की बात करें हम तो पहले स्वराज फ्लैग जो गांधी जी ने बनाया उसका मूवमेंट के टाइम में काफी ट्रेंड रहा। उसके बाद से ट्राई कलर फ्लैग आया हमारा, उसको भी लोगों ने काफी रिस्पेक्ट दी और अपनी आइडेंटिटी उस फ्लैग से कनेक्ट की, उस भारत माता की इमेज से कनेक्ट की। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कंट्री के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग ले आती हैं। और फिर जो पॉपुलर फोकलोर थी कंट्री की, फोकलोर और फोक कल्चर, ये सारी चीजों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखाई देता है। जैसे नटेशा शास्त्री की ट्रेडिशनल फोकलोर जो थी वो काफी फेमस हुई उस टाइम में। और ये सारी चीजें मतलब मिलकर के नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट करने में इनका काफी बड़ा रोल रहा है। तो ये टॉपिक था हमारा सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का, और इसी के साथ हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया का चैप्टर दी एंड होता है। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज ये चैप्टर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप एक बार अपनी एनसीईआरटी रीड कर लीजिए। आई एम श्योर कि ये चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।